नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गौरव चौहान स्टडी हब में। और कल की क्लासेस में जैसा कि हमने प्रारंभ किया था भारत की भूगार्विक संरचना, तो भारत की भूगार्विक संरचना को जानने से पहले हमें जो भूगोल है उसके ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में पता होना चाहिए है कि भूगोल में कब महाद्वीप बने, महासागर बने, कब जलीय जीव आया, कब स्थलीय जीव आया, कब चट्टानें बनी, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक जो कालक्रम निश्चित होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। तो पिछले अध्याय में हमने हल्की फुल्की जानकारी ली है क्योंकि हमको अभी भारत की भूगार्विक संरचना पढ़नी है, तो उसी दृष्टि से हमने छोटा मोटे रूप से ही पिछली कक्षा को उठाया था। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो हम उन्हीं सभी क्रमों को बहुत ही विशद रूप से जानेंगे। तो आपको एक हल्का सा परिचय मिल गया था उन कालक्रमों का। आज उन्हीं के आधार पर हम अपने इस अध्याय का प्रारंभ करेंगे, जिस अध्याय को लोगों ने बहुत जटिल बना दिया है, बहुत कठिन बना दिया है, और अधिकांश विद्यार्थी इस अध्याय को पढ़ते समय इसको स्किप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। लेकिन आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने कल जो कालक्रम का विभाजन किया था उसमें सबसे पहला जो महाकल्प था उसका नाम था प्री कैम्ब्रियन। क्या नाम था? प्री कैम्ब्रियन। उस प्री कैम्ब्रियन का जो टाइम पीरियड था वो हमने आपको बताया था 480 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पहले तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा का था, ठीक है। और इस प्री कैम्ब्रियन एरा में ही महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। क्यों? क्योंकि अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड था वो टूट करके एक दूसरे से दूर जा रहा था और अनेकों भागों में विभाजित हो रहा था। उसी हिसाब से गोंडवाना लैंड का एक भाग टूटा और उत्तर की ओर गया, जिससे जाकर के भारत के प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अगर हम प्री कैम्ब्रियन युग की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग की कुछ चट्टानें हैं जो कि हमारे भारत में पाई जाती है। उन चट्टानों में, उन प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों को हमने 4 भागों में बांटा है। वो है आर्कियन, धारवाड़, कुठप्पा और विंध्यन, ठीक है। आर्कियन संरचना, धारवाड़ संरचना, कुठप्पा संरचना और विंध्यन संरचना, ये प्री कैम्ब्रियन एरा की चट्टानें हैं। तो प्री कैम्ब्रियन एरा की चट्टानें कितनी हैं? 4 है। आर्कियन, धारवाड़, कुठप्पा और विंध्यन। वही जब प्री कैम्ब्रियन के आगे बढ़ते हैं तो कौन सा एरा आता है? प्री कैम्ब्रियन के बाद आता है हमारा पेलियोजोइक एरा, यानी कि पुराजीवी महाकल्प। तो पुराजीवी महाकल्प में जो चट्टानें बनी उनको हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग पैलियोजोइक से आगे बढ़ेंगे तो कौन सा युग आता है, कौन सा महाकल्प आता है? मीसोजोइक एरा आता है। मीसोजोइक एरा में बना है हमारा दक्कन ट्रैप, और जब मीसोजोइक एरा के आगे बढ़ेंगे तो आएगा सेनोजोइक, और सेनोजोइक में जो बना है वो हमारा हिमालय बना है और उत्तरी भारत का विशाल मैदान हुआ है। अब इसको हम बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे क्योंकि लोग बताते हैं, अब इसमें रटना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्कियन क्रम की संरचनाओं में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें होती है उसमें सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो धात्विक रूप से सबसे अधिक संपन्न मानी गई हैं, ठीक है। या जो उत्तरी भारत का मैदान है ये कैसे क्या बना है, काफी सारी चीजें रटनी पड़ती हैं। अब देखिए इसमें रटने वाला कुछ है ही नहीं क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्री कैम्ब्रियन एरा की। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में कोई जीव जंतु तो था नहीं, बिल्कुल। जब प्री कैम्ब्रियन एरा अपनी अंतिम समय पर था तो उस समय कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और जो समुद्री घास वगैरह थी वो चीजें आई थी। उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। जीवन का जो प्रारंभ है वो लगभग पेलियोजोइक एरा में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि प्री कैम्ब्रियन एरा की जितनी भी चट्टानें होंगी, अगर अंतिम चट्टानों को छोड़ दें तो किसी में भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? किसी में भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी सबसे पहले एक दहकते हुए आग का गोला थी, अंगारा थी। जब पृथ्वी का सबसे पहली बार शीतलन हुआ तो पृथ्वी के शीतलन होने से, पहली बार ठंडा होने से जो चट्टानें बनी थी उन चट्टानों को आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा गया। क्या कहा गया? आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा गया। चूंकि ये एक दहकता लावा था, वो लावा ठंडा हुआ है, इसीलिए इस तरह की चट्टानें जो हैं वो ग्रेनाइट और नीस की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट और नीस की। चूंकि पहली बार पृथ्वी ठंडी हुई थी और आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर काफी सारे मेटालिक और नॉन मेटालिक पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं, मेटल्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे मैटर जो हुए थे वो एक बार ठंडे हुए थे। तो अगर देखा जाए तो इसमें धात्विक और अधात्विक खनिज तो बहुत होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये काफी नीचे के स्तर पे चले गए हैं, इसीलिए इनका दोहन संभव नहीं हो पाता है। तो ये धात्विक रूप से ये काफी रिच है, काफी अमीर है, लेकिन
अगर हम इनका शोधन करेंगे, अगर हम इनको निकालेंगे, तो जितना निकालेंगे उससे ज्यादा आर्थिक रूप से हमको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम आर्किन क्रम के चट्टानों से धातु का शोधन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, बताइए कि आर्किन क्रम की जो चट्टानें होंगी इनमें जीवाश्म पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो वह बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय जीवन ही नहीं था, तो जीवाश्म कहां से आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्किन क्रम की चट्टानें जो है वो कहां कहां पर फैली है। आपको पता है कि भारत का जो सबसे प्राचीन वलित पर्वत है वो कौन सा है? अरावली है। ये दुनिया के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ठीक है, जब पृथ्वी पहली बार ठंडी हुई और उसके बाद जब पृथ्वी में बलन शुरू हुआ था, तो काफी सारे पर्वतों का निर्माण हुआ था, उन्हीं में से एक है अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत की जो चट्टानें हैं वो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं। कैसी हैं? आर्किन क्रम की चट्टानें हैं। अब वही आपको पता है कि पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो ज्वालामुखी उद्भेदन से ही बना हुआ है। ठीक है, चट्टानें आई, चट्टानों का रूपांतरण हुआ, कायांतरण हुआ, उनका अपक्षरण हुआ, अपर्दन हुआ, तो उस तरह से बाकी की चट्टानें बनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्किन क्रम की चट्टानें ये कहां कहां पर फैली है, तो एक तरीके से भारत का मैप आपके सामने बिल्कुल नजर के आना चाहिए, तो अभी हम बता पाएंगे। देखिए, अरावली है। अरावली कहां पर है? जो राजस्थान है, राजस्थान का पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र जो है वो अरावली का है। उसके आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के ऊपर और मध्य प्रदेश का कुछ भाग में है बुंदेलखंड की पहाड़ियां, उसके नीचे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आगे बढ़ेंगे तो हमको छोटा नागपुर का पठार दिखाई दे जाएगा, वहां पर भी यही है। जब हम पूर्वोत्तर में जाएंगे तो हमको शिलोंग का पठार दिखाई देगा, यानी कि मेघालय का पठार दिखाई देगा, तो वहां पर भी आर्किन क्रम की चट्टानें हैं। जब वहां से हम नीचे उतर के आएंगे तो उड़ीसा में भी आर्किन क्रम की चट्टानें हैं। उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश में भी आर्किन क्रम की चट्टानें हैं। आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु में आर्किन क्रम की चट्टानें हैं। उधर केरला में भी आर्किन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्किन क्रम की चट्टानें जो है वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है और इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये धात्विक रूप से काफी रिच है, लेकिन उनका शोधन बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए उनका शोधन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में ये बहुत कम जगह हमको देखने को दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इनका अपर्दन हो चुका है, अपक्षय हो चुका है और ये टूट फूट चुकी हैं। कुछ मात्रा में हमको ये अरावली पहाड़ी में दिखाई देती हैं। और अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर ये हमको दिखाई देंगे कुछ मात्रा में। ठीक है, और दक्षिण भारत के पठार में ये काफी नीचे की सतह पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इनको समय बहुत ज्यादा हो चुका है। उसके बाद जब आर्किन क्रम की चट्टानों का क्षरण हुआ, इनका अपक्षय हुआ, इनकी अपर्दन हुआ, तो इनके अपक्षय और अपर्दन से जो चट्टानें बनी है वो हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाई हैं। कौन सी कहलाई है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो मुख्यतः आंध्र प्रदेश के धारवाड़ जिले में पाई गई हैं, इसीलिए इनका नाम जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया गया है। अब एक बात बताइए, क्योंकि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें किससे बनी है? आर्किन क्रम की चट्टानों से बनी है। अगर इनमें जीवाश्म नहीं था तो बताइए क्या इसमें जीवाश्म होगा? जी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी नहीं था तो जीवाश्म इसमें भी नहीं होगा। लेकिन इनके टूटने फूटने से, इनके क्षरण से, इनके अपर्दन से ये चट्टानें बनी हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये मेटालिक और नॉन मेटालिक रूप से बहुत रिच थी, लेकिन इनसे हम शोधन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मजबूती से, बहुत ही कड़ाई से बनी हुई थी और बहुत पुरानी हो गई थी, तो ये नीचे दब गई थी, तो इनके शोधन में बहुत अधिक खर्चा आ रहा था। वही धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कि इन्हीं के टूटने फूटने से बनी है, इन्हीं के अपक्षय और अपर्दन से बनी है। ठीक है, तो जब टूट फूट करके जो मलबा वगैरह इकट्ठा हुआ था उससे जो चट्टानें बनी है वो हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाती है। क्योंकि ये मेटालिक रूप से बहुत रिच है, इसलिए ये भी मेटालिक रूप से बहुत रिच होंगी, और ये टूट फूट करके बनी है, इसलिए इनका शोधन भी आसानी से हो सकता है। तो धात्विक रूप से अगर सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें देखी जाएंगी तो कौन सी चट्टानें हो जाएंगी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है, और चाहे धात्विक रूप से देखा जाए, इसमें लोहा और उसके साथ साथ एस्बेस्ट, लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। तो ये धात्विक और अधात्विक रूप दोनों तरह से बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चाहे लोहा एस की बात करें, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, ये सब का सब यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इनके अगर क्षेत्र की बात करें तो वही हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके ऊपर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ये सारे के सारे क्षेत्र। और ये कुछ मात्रा में जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उसमें लद्दाख, जास्कर श्रेणियां जो है, इन पर भी कुछ मात्रा में ये पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद आता है कुठप्पा क्रम की चट्टानें। किसकी चट्टानें? कुठप्पा क्रम की चट्टानें। ये कुठप्पा क्रम की चट्टानें जो है वो
सॉरी, धारवाड़ हमने कहां से बोला था? आंध्र प्रदेश से बोला था, ये गलत बोल दिया था मैंने। एक्चुअली धारवाड़ जो है वो कर्नाटका का शहर है। तो कर्नाटका के धारवाड़ से हमको ये चट्टानें मिलती है। और कोटप्पा जो है वो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में जो हमको मिली है वो कोटप्पा क्रम की चट्टानें मिली है। इसीलिए चूंकि आंध्र प्रदेश का एक जिला था जिसका नाम था कोटप्पा, उस कोटप्पा में ही हमको सबसे अधिक मात्रा में मिली है मुख्य रूप से, इसीलिए इनका नाम रखा गया है कोटप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है। और ये कोटप्पा क्रम की चट्टानें जो है वो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जो अवशेष बचे थे, इन दोनों का फिर अपक्षय और अपरदन हुआ है। तो इनसे जो अवसाद वगैरह आए थे, उन अवसादों के निक्षेपण से ये कोटप्पा क्रम की चट्टानें बनी है। आर्कियन और धारवाड़ क्रम के चट्टानों के जो अवसाद थे, उन अवसादों के निक्षेपण से ये चट्टानें बनी है। ठीक है। तो बताइए इनमें जीवाश्म होगा कि नहीं होगा? तो भाई इनमें भी जीवाश्म नहीं होगा, क्योंकि अभी तक पृथ्वी पर जीवन नहीं था। ठीक है। और ये चट्टानें जो है वो जो पत्थर होता है, जैसे ये हमारा चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत अधिक मात्रा में इनमें चूना पत्थर जो है वो पाया जाता है। चूना पत्थर भी पाया जाता है, बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। ठीक है। किस क्रम की चट्टानों में? कोटप्पा क्रम की चट्टानों में। ठीक। और वही अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो इनका क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु की सेवराय, जवादी, ये पर्वत हो जाएंगे। वही कृष्णा नदी घाटी, पापाघानी, चेयार घाटी, अरावली पर्वत क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, ये सब के सब हो जाएंगे। ठीक है। और और अगर हम मेटालिक रूप से देखें तो ये मेटालिक रूप से बहुत अधिक रिच नहीं है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण जो मेटल्स थे वो सबके सब धारवाड़ क्रम में थे। और धारवाड़ क्रम का जो अवसाद निकला, जो निक्षेपण निकला है, उससे ये बने हैं। इसीलिए यहाँ पर चूना तो पत्थर तो मिलता है हमको, लेकिन मेटल्स जो है यानी कि धात्विक और अधात्विक खनिज जो है वो हमको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ठीक है। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत मिलता है, लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल, ये सबका सब, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर के चट्टान, इनके लिए जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया है कोटप्पा क्रम की चट्टानें। और कोटप्पा क्रम की चट्टानों के बाद आएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन क्रम की चट्टानों की अगर बात करें, ठीक है, तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें जब बनी थी तो उस समय कुछ शैवाल आ गए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई थी। ठीक है। और समुद्री घासें वगैरह वो आ गई थी। तो इस समय जो है वो थोड़े मोड़े जो समुद्री जीव थे वो आ गए थे। ठीक है। एक कोशिकीय जो प्राणी होते हैं वो सबके सब आ गए। तो थोड़ा मोड़ा जो जीवाश्म का साक्ष्य है वो हमको विंध्यन क्षेत्र से मिलता है, विंध्यन पहाड़ियों से मिलता है। ठीक है। और ये विंध्यन पहाड़ियां जो है ये कोटप्पा संरचना के अवसादीकरण से हमको मिली। जो कोटप्पा संरचना थी, कोटप्पा संरचना की जो पहाड़ियां, जो चट्टानें थी, उनका जब अवसादीकरण हुआ है तब हमको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिली हैं। और इसीलिए चूंकि ये चूना पत्थर और चूना पत्थर हो गया है और बलुआ पत्थर हो गया है, इनके लिए प्रसिद्ध था। जैसा कि आपने देखा था आर्किन क्रम की चट्टानों में धातु तो बहुत था, लेकिन इसका जो हम लोग शोधन नहीं कर पाते थे, शोधन का बहुत महंगा पड़ता था। इनकी अपरदन से बनी थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसीलिए इनमें था, लेकिन फायदा किसने लिया? धारवाड़ क्रम की चट्टानों ने लिया। उसी तरीके से कोटप्पा क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये सबका सब था, लेकिन इनसे बनने वाली चट्टानों से हमें ये अधिक मात्रा में मिलता है। तो कोटप्पा क्रम की चट्टानों का जब अवसादीकरण हुआ है, उसके जो निक्षेप मिले हैं, उनके निक्षेपों से बना है ये विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसीलिए ये विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है वो संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने देखा होगा जो भारत की कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उन इमारतों में भी जो है वो इसी पत्थर का प्रयोग किया गया। चाहे हम सांची के स्तूप की बात करें, या दिल्ली के लाल किला की बात करें, या सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है उसकी बात करें, या फतेहपुर सीकरी इनकी बात करें, इन सभी स्थापत्य कलाओं में जो है वो इसी क्रम के चट्टानों के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमने आर्कियन क्रम की चारों चट्टानें पढ़ ली हैं, सॉरी प्री कैम्ब्रियन युग की जो है वो चारों चट्टानें पढ़ ली हैं, आर्कियन, धारवाड़, कोटप्पा और विंध्यन। अब इसके बाद हम देखेंगे पेलियोजोइक की गोंडवाना लैंड और मीसोजोइक की दक्कन लैंड। ठीक है। और वही विंध्यन क्रम की चट्टान